हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है राजन सीरीज का जो हिंदी सब्जेक्ट होता है, इसमें सभी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है एक वीडियो में मैराथन के द्वारा समाप्त करने वाले हैं और इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। और एक वीडियो में जो है बिल्कुल ये समाप्त होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य पेपर को आप लोग मैराथन को देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। 1 मिनट। यहाँ पे हाँ, तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं। अयोगवाह जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसके उदाहरण भी देना है। और ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ठीक प्रकार से आप लोग समझिएगा। ये वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना व्यंजनों में, ऐसे वर्ण जो है जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है, इस प्रकार के वर्ण को जो है अयोगवाह वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया अंग, हो गया आह, हो गया, और ये चांद बिंदी जो लगाते हैं ये तीन, ठीक है, इसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। इन्हें क्रमशः अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग कहा जाता है। इसको जो है अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वर्ण कहा जाता है। अंग और आह अयोगवाह वर्ण होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल पूछा गया है क्वेश्चन में। अयोगवाह वर्ण वह होते हैं जिनमें स्वर एवं व्यंजन के दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी ये ऐसे वर्ण होते हैं इसमें जो है स्वर और व्यंजन के दोनों गुण पाए जाएंगे। इसमें भी स्वर और व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों से मिलकर बने होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग दोनों से मिलकर बने होते हैं। सेकंड नंबर में देखते हैं कि लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो लेखन कला होता है यानी लिखने की कला, सुलेख, सुलेख मीन्स होता है सुंदर लेख का क्या महत्व होता है। सुलेख का उद्देश्य यानी अर्थ जो होता है ये सुंदर लेख होता है, सुंदर लेखन में लिखना। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे हुए वाक्य जो सुंदर अक्षर में लिखे जाते हैं उसको पढ़ने, समझने और देखने में जो है सुविधा होती है, ठीक है। अगर सुंदर लिखा हुआ है तभी समझ में आएगा, अगर सुंदर नहीं लिखा हुआ है तो समझ में अच्छे प्रकार से नहीं आएगा। अब राष्ट्रपति महोदय महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी होती है। अगर आप भद्दा लिखते हैं तो ये अधूरी पढ़ाई की निशानी होती है, ठीक है। अतः लेख सदैव स्पष्ट स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता को प्रथम वरीयता देनी चाहिए, देनी होगी। तत्पश्चात अस्पष्टता और सफाई का महत्व। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारक होते हैं। अगर आप जो है अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अशुद्ध उच्चारण के कुल कुछ निम्नलिखित कारण है, ठीक है। जैसे हो गया ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप करना। अगर जो है कोई इमला बोलता है तो अगर वहां पे ध्वनि का लोप हो जाता है तो उच्चारण में जो होता है वहां पे गलती आ जाती है, अशुद्धियां आ जाती है। ध्वनि प्रकृति, किसी ध्वनि का अल्प अथवा अति उच्चारण करना, यानी कोई भी ध्वनि की प्रकृति के अनुसार उसका उच्चारण किया जाता है। अगर अति उच्चारण और अल्प उच्चारण करते हैं तब भी जो है दिक्कत होती है। यहाँ पे ध्वनि विपर्य, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना, यानी कोई ध्वनि है उलट पुलट देना, ठीक है। उच्चारण से साधारण नियमों का ज्ञान न होना, यानी उच्चारण के जो नियम होते हैं साधारण नियम, उसका ज्ञान अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे। शारीरिक विकृतियां, जैसे ओठ, जैसे शरीर में अगर कोई विकृतियां हो गई, जैसे ओठ हो गया, ओठ की बनावट उसी प्रकार से। दंत क्षय हो गया, कोमल तालु का अभाव, कोमल तालु अगर जो है कठोर तालु है तो जो है दिक्कत होती है उच्चारण करने में, तो लघुत्व हो गया। अब उसके बाद में देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में दिया हुआ है कि अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं इसको ऑब्जेक्टिव में बताया, अनुनासिक, निरनुनासिक, ये सभी जो है बताया है। फिलहाल देख लीजिए, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, इससे जो स्वर निकालते हैं
वह अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है और उसके साथ ही नासिक विवर भी खुला रहता है, तो इस प्रकार के स्वर को जो है, जो स्वर निकलता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे अंगा हो गया, त्रा हो गया, ना हो गया, उसके बाद में ना हो गया, मा हो गया, ये सभी अनुनासिक स्वर होते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? अब यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग कब कर, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण विराम होता क्या है। पूर्ण विराम का पर्याय होता है पूर्ण रूप से लिखना। अगर कोई भी वाक्य है, ठीक है, उसको जो है बोलते हैं तो पूर्ण रूप से जहाँ पे रुका जाता है या ठहरा जाता है तो उसे जो है पूर्ण विराम कहते हैं। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले, यानी वाक्य की गति जो है अंतिम लेकर विराम लेती है, वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन खेलता है, राम और श्याम विद्यालय गए थे। अब उसके बाद में अल्प विराम में देखते हैं, अल्प विराम में क्या होता है। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ने या बोलते समय कुछ देर रुकने हेतु किया जाता है। पढ़ने या बोलते समय कुछ देर रुकने हेतु किया जाता है। उदाहरण जैसे हो गया, कविता, गीता और माया अपनी कक्षा में प्रथम आए। कविता, गीता और माया अपनी कक्षा में प्रथम आए। मेरे पिताजी जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण आगरा हो गया है। यहाँ पे है ये पूर्ण विराम है और ये जो है ये अल्प विराम है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी मुख द्वारा जो अभिव्यक्त करते हैं उसके क्या क्या साधन हैं। तो चित्र पाठन, बच्चों को चित्र का ज्ञान कर उनसे उनसे उसमें संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, यानी बच्चों को चित्र दिखाकर चित्र में जो ज्ञान प्रदर्शित हो रहा है उसको बच्चों से पूछना चाहिए और ऐसे चित्र होना जरूरी है जिसका जो है उसका कुछ अर्थ निकले। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं, बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति हेतु कहा जाना चाहिए। कहानी पाठ, बच्चों को गृहकार के रूप में कहानी बनाकर लाने हेतु कहा जाना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है। जो कहानी पाठ होता है उससे भाषा का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, रुचि का विकास होता है, कथन शैली का विकास होता है और मस्तिष्क का जो है विकास होता है। उसके बाद में कविता पाठ क्या होता है। कविता द्वारा बच्चों के उच्चारण, जब कविता पढ़ते हैं तो उसमें उच्चारण, अक्षर और अभिव्यक्ति और रुचि का ज्ञान होता है। अभिनय एवं अनुसरण, बच्चों को अभिनय हेतु, अभिनय मंच होता है नाटक, अभिनय हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार आते हैं, इनकी शारीरिक अभिव्यक्ति में भी सुधार आती है। ठीक है, वाद विवाद क्या होता है। वाद विवाद में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है क्योंकि वाद विवाद में चर्चा की जाती है। बच्चों की झिझक और संकोच समाप्त हो जाता है वाद विवाद में। इससे वाक पटुता तथा वाक चातुर्य में भी सुधार आता है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है, यानी लेखन शिक्षण, लिखने की प्रमुख विधियां क्या है। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। लेखन शिक्षण की विधियां, विविध विधियां कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद में पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाना है यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हैं, छात्रों को पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने में कई लाभ होते हैं। अगर छात्र को पढ़ना सिखाते हैं तो उसके साथ भी हमको जो है लिखना भी सिखाना पड़ेगा और उसके कई लाभ होते हैं। पहला लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं। ठीक है, जैसे देखना, देखते हैं, और सुनते हैं, और करना। ठीक है, तो ये सभी तीनों क्रियाएं जो होती है ये बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल देखा जाता है, केवल सुना जाता है, केवल किया जाता है। ठीक है, अतः लिखना और पढ़ना कौशल एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। लिखना और पढ़ना ये एक दूसरे के कौशल में जो है ये सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती है। लिखने की शिक्षा, बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर
अपने भाव को व्यक्त करना सीख जाता है। इसमें क्या है कि बाल्यावस्था में यानी प्रारंभिक अवस्था में प्रकाशन जो है केवल मौखिक भाषा में ही करता है। कोई बच्चा है केवल बोलता है, उसके बाद में आगे चलकर वह लिखना सीखता है, ठीक है। उसके बाद में वह पढ़ना और लिखना सीखता है। पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना, अथवा पहले ही लिखना या सिखाया जाए। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मॉन्टेसरी का क्या कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए। किंतु कुछ विद्वानों पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलने यानी पेस्टोलॉजी मॉन्टेसरी क्या कहते हैं कि सबसे पहले बालक को जो है लिखने की कला सिखाना चाहिए, उसके बाद और उनके अलावा जो अदर वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं कि पढ़ने और लिखने की कला जो है बिल्कुल साथ साथ जो है बच्चों को सिखानी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं लिखने की शिक्षा के उद्देश्य। लिखने की शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं इसको देखते हैं। तो इसके जो है निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या है। फर्स्ट नंबर में देखें तो बालक को इस योग्य बनाना चाहिए जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सकें। लिखने की शिक्षा के उद्देश्य, अगर हम लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, केवल लिखते हैं, तो बालक को इस प्रकार बनाया जाए कि उनके जो अब अंदर भावनाएं और अनुभूतियां हैं वो दूसरों के सामने लिखकर जो है शब्दों में व्यक्त कर सकें। दूसरा नंबर है बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वह लिखते समय यथा स्थान सामाजिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। बालकों ने पढ़कर, सुनकर अथवा मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का असर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा देना। उसके बाद में 5 नंबर है। 5 नंबर में दिया हुआ है कि बच्चों को सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना। सुंदर, स्पष्ट और आकर्षण से लिखने की शिक्षा देना। बच्चों को अस्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना। लिखने की शिक्षण विधियां। लिखने की शिक्षा प्रदान करने हैं तो विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। वह प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना, अनुकरण विधि द्वारा, अनुकरण मतलब देखकर सुनकर लिखना, पेस्टोलॉजी की लिखने की शिक्षा विधियां, मनोवैज्ञानिक विधियां। तो सबसे पहले इन सभी का जो है विस्तार में वर्णन हम लोग करते हैं। यहाँ पे रेखा विधि की बात करें तो अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार की तिरछी पड़ी, सीधी एवं बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। तिरछी पड़ी, सीधी और बड़ी, आप लोगों ने भी जो है इस प्रकार से किया होगा तो उनको विशेष आनंद प्राप्त होता है इससे। अतएव बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षरों के आकार बनवाने पर आरंभ कीजिए। जब रेखाओं को तिरछी रेखा, सीधी रेखा जो है खींचने में जब बच्चों के हाथ सध जाए तो उसके बाद में उनको अक्षरों के आकार को बनवाना चाहिए। इससे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसी विधि को जो है रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है सेकंड नंबर में देखते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति या विधि क्या होती है। मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की विधि शिक्षा देने हैं तो 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये विधि जो है छोटे बच्चों को क्या करने के लिए, लिखने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्टिव में ये बिल्कुल सेम आंसर था। तो ये लिखने के लिए जो है इसका छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले बच्चों को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास किया जाता है, यानी जो पेन होता है उसको पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यासकार कागज एवं पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखन
के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। ठीक है, ये कागज हो गया या और पट्टी हो गया, इस आकृतियां खींचकर उसमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। तो ये फर्स्ट विधि हो गया। दूसरा देखते हैं, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से पहले से ही अंक बने रहते हैं, मतलब उभार नहीं रहता है। ठीक है, रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है कि सीधे धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते हुए बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगता है। इस क्रिया के द्वारा वह अक्षरों की ध्वनि साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वह स्वतः लिखना शुरू करते हैं। अनुकरण विधि में क्या होता है कि अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु अध्यापक श्यामपट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षरों की ही भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा वह अक्षर लिखना जान जाते हैं। पेस्टोलॉजी विधि क्या होता है? पेस्टोलॉजी विधि में बालक को जो है सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में बांट ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको पहले वही वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं, यानी ऐसे वर्ण पहले सिखाए जाते हैं जो बहुत सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। पहले जो है आसान वर्ण, उसके बाद में कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को सर्वप्रथम पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु या चीजों के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले उसको पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद में अंश का ज्ञान कराया जाता है, यानी ये शिक्षण विधि क्या हो गई? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण विधि, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में शब्द और उसके अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। एक विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि बालक जब पाठशाला में प्रवेश करता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करता है। वर्णमाला के विभिन्न अक्षर उनके ज्ञान हेतु निरर्थक तथा सारहीन होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इतना जल्दी तो वर्णमाला जान नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वह जो सुनते हैं वो वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारहीन होते हैं, बोलना जानता है। वर्णमाला के विभिन्न अक्षर उनके ज्ञान हेतु निरर्थक तथा सारहीन होते हैं, उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता है। आपस में मिलकर जब वह शब्दों या वाक्यों के रूप में आते हैं तभी वह सार्थक बनते हैं, अर्थात उनका अर्थ होता है। अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए हैं उनके आधार पर बालकों को सर्वप्रथम सार्थक शब्द अथवा वाक्य ही सिखाए जाते हैं। अब 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में दिया है कि छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। अपेक्षित लेखन का विकास किस प्रकार से बच्चों में किया जा सकता है? तो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक हो गया और उच्चतम माध्यमिक स्तर पर लिखित व्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित शिक्षण का अभ्यास जरूरी होता है। कौन कौन? वर्णन हो गया, व्याख्या हो गया, संक्षेपीकरण एवं पल्लवन हो गया, पत्र लेखन हो गया, संवाद हो गया और रिपोर्ट लिखना, पुस्तक लिखना, जीवनी, आत्मकथा, निबंध लिखना, एकांकी लिखना, कहानी लिखना और कविता लिखना। ये सभी छात्रों के अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार से किया जाता है उसकी हमने बात की। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधारने हेतु क्या ध्यान बिंदुओं को रखना चाहिए? अगर कोई छात्र जो है प्रोनंसिएशन, किसी शब्द का प्रोनंसिएशन या उच्चारण उसका गलत करता है तो किस प्रकार से जो है किन बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए ध्यान देने के लिए? उच्चारण को शुद्ध करने के निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले नंबर, उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। पहला कारण तो ये हो गया कि शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद में जो है उसको शुद्ध उच्चारण भाषा सुनने का अधिक प्रदान करना चाहिए। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो प्रतिभागी यदि किसी शब्द
का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण करना चाहिए। यानी कोई शब्द हो गया, अगर उसका शुद्ध उच्चारण करने में जो है कठिनाई हो रही है तो उसके लिए क्या करिए, जो है खंड खंड उसको कर दीजिए और जो है उसके शुद्ध उच्चारण करिए। रि स स ज्ञ वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते समय, बोलते समय मध्य में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने और बोलने समय के मध्य में टोकने के बजाय, अगर आप बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें टोकने के बजाय ये जो है टोकना चाहिए कि जो जिनका जो है आप अशुद्ध उच्चारण किए हैं उसको सबसे पहले सुधार करना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते अथवा बोलते समय मध्य में टोकने की बजाय, ये तो हो गया है। उसके बाद में 6 नंबर देखते हैं, आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर, यानी कि जिसका जो है उच्चारण करना नहीं आता है उसको क्या करिए, टेप रिकॉर्डर में पहले से रिकॉर्ड कर लीजिए और उसमें जो रिकॉर्ड हुआ है वो प्रतिभागियों को जो है सुनाना चाहिए ताकि उनके उच्चारण जो अशुद्ध हो रहे हैं शुद्ध हो जाए। कहाँ पे अशुद्ध हो रहा था जो कि सुनने के बाद शुद्ध हो जाएगा। अंगा और ढा, ठीक है, अड़ा के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। ये जो कठिन वर्ड होते हैं इसके उच्चारण का जो है अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद में हम 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, संयुक्त अक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। तो जैसे का शा हो गया, ये छा हो गया और ये ज्ञा हो गया, जा हो गया। मिश्रित वाक्य का क्या अपराय होता है, एक उदाहरण बताइए। इसके सबसे पहले अपराय बताना है और इसके उदाहरण स्पष्ट करना है। जिन वाक्यों में एक प्रधान एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो और दोनों यदि चो की जो सो आदि योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे तो हो गया। तो इसका ट्रिक क्या है, यदि तो जो की सो, तो ये इसका आप ट्रिक मान सकते हैं। ये जो बीच में आता है, ठीक है, योजक द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसी को जैसे यदि परिश्रम करोगे। तो यहाँ पे कोष्टक को उदाहरण सहित समझाइए। जो कोष्टक होता है उसको उदाहरण सहित हमको समझाना है। तो कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर ये जो है कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। जैसे दिशा 4 होती हैं, जैसे पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब ये सेकंड नंबर में क्या दे रहा है कि कभी कभी वाक्य के प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्टक में रखा जा सकता है। जैसे हो गया भारत बड़े तपस्वी थे, भरत बड़े तपस्वी थे। तो यहाँ पे भरत मतलब दशरथ के पुत्र, यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि भरत जो थे ये दशरथ के पुत्र थे। तो इस प्रकार के वाक्य में जो है कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में 12 नंबर की बात करते हैं, विवरण चिन्ह को उदाहरण सहित समझाइए। इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, किसी विषय अथवा बातों को समझाने हेतु या निर्देश देने हेतु विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, संज्ञा के जो है 3 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए विवरण चिन्ह का यहाँ पे ये प्रयोग हुआ, तो यही हो गया। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कि जगह पर आया डैश से काम चल जाता है, यानी जहाँ पे विवरण चिन्ह रहता है वहाँ पे जो है डैश से भी काम चल जाता है। तो हम लोग जो है जो विराम चिन्ह वगैरह होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि कितने चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पे है जो है, यहाँ देख सकते हैं विराम चिन्हों के भेद, कौन कौन से भेद होते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को 20
बताए हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह जो होते हैं वो 20 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये अल्प विराम होता है। अल्प विराम का साइन इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं। और अर्ध विराम का साइन इस प्रकार से होता है। उसके बाद में पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, आश्चर्य चिन्ह हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट जो है चिन्ह होते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह होते हैं। विस्मयादि चिन्ह इसी को कहते हैं। उसके बाद में जो अभी हम लोग पढ़े हैं निर्देशन चिन्ह या डैश, ये निर्देशन चिन्ह हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में है कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक है। उसके बाद में मझला कोष्टक, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इस प्रकार से जो है अवतरण या उद्धरण चिन्ह रहता है। उप विराम इसी को कहते हैं अपूर्व विराम, अपूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात की है। इसी को जो है श्री गुरु ने ये विसर्ग इसी को बताते हैं। उसके बाद में 10 नंबर पे है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह विवरण चिन्ह, सॉरी विवरण चिन्ह जो अभी जो है सीरीज में हम लोग देखे हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार से प्रयोग होता है। उसके बाद में लाघव, लाघव चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से होता है। देखिए जीरो बना है कोष्टक के अंदर। और उसके बाद में लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, उसके बाद में दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार से होता है। और पाद बिंदु इस प्रकार से। हंस चिन्ह, जैसे कोई शब्द भूल जाते हैं तो उसको हंस पद लगाकर जो है वहाँ पे वो जो भूले रहते हैं उसको लिख देते हैं। टीका सूचक चिन्ह इस प्रकार से लिखते हैं। टीका सूचक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे कोई समाप्त हो जाता है, वहाँ पे टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक में तुल्यता मीन्स होता है बराबर, इक्वल के लिए ये साइन प्रयोग किया जाता है। समाप्ति सूचक में ये देखिए जीरो लिखकर जो है डैश डैश किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं हंसपाद को उदाहरण सहित। अब हंसपाद को जो है अभी हमने समझाया, जो संख्या भूल जाती है, ठीक है, उसके ऊपर लगाकर जो है उस संख्या को लिख देते हैं। संख्या नहीं सॉरी शब्द को लिख देते हैं। जब लिखने में भूल से कोई शब्द अथवा पदबंध छूट जाता है, यानी भूल से कोई शब्द जो है या पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने हेतु यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। जैसे हो गया बहुत ही छोटा है, जैसे राकेश अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे जो है हंस पद चिन्ह लगाकर जो है यहाँ पे बहुत ही, राकेश कैसा है? राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है। इसको इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है, राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद में 14 नंबर देखते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर लिखिए। ये समुच्चारित भिन्नात्मक, समुच्चारित क्या होता है? एक ही प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसका समान रहता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया समुच्चारित वह शब्द होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं, यानी उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेता है। जो प्रयोग करते हैं उनको एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ जो है एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे अंश हो गया, अंश को भाग कहते हैं। और उसके बाद में अंश ये कंधा होता है, अति मीन्स होता है बहुत, और इति मीन्स होता है समाप्त। ठीक है, उसके बाद में समानार्थी। समानार्थी शब्द क्या होता है? समानार्थी जो होता है एक अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी कहते हैं। जिसका जो है एक ही अर्थ होता है उसे समानार्थी कहते हैं। जैसे जल को नीर, हुआर, पानी कहते हैं। ठीक है, अग्नि को अनल, पावक, अनल कहते हैं, पावक, आग, ज्वाला भी कहते हैं। उसके बाद में 15 नंबर में है अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है? अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। वायु जो होता है ये नाक से निकलता है और उच्चारण जो है झटके के साथ होता है। जैसे ठंडा हो गया, कंचन हो गया, ठीक है, जंगल हो गया, चंपत हो गया, अंतर हो गया आदि। अनुनासिक, अनुनासिक का साइन इस प्रकार से होता है, चांद बिंदी लगा देते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। जो वायु रहती है उच्चारण हम करते हैं तो उससे जो है वायु जो है नाक और मुख दोनों से निकलती है। जैसे हो गया चांद, बूंद,
कुंवर, आंख आदि, ये सभी जो है जो शब्द दिए हुए हैं ये अनुनासिक होते हैं। उसके बाद में 16 नंबर देखते हैं, लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। जैसे जब हमें किसी को लिखने के लिए सिखाते हैं तो उसमें 2 बिंदुओं को जो ध्यान में रखा जाता है उसका जो है उल्लेख करना है, ठीक है। तो बैठने का ढंग, अगर हम लिखना सीखते हैं तो उस सबसे पहले हम देखते हैं कि बैठने का ढंग किस प्रकार से होना चाहिए। बच्चों को लिखना सिखाने से पूर्व सीधे बैठने का अभ्यास कराना आवश्यक होता है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आंखों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि न हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं कंधे पर स्टेल अथवा कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत होता है। जैसे कुछ लोग इस प्रकार से कॉपी लिखना चाहिए तो कुछ लोग रख के इस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कॉपी को टेढ़ा करके नहीं रखना चाहिए, गलत आदत होती है। दूरी मतलब कॉपी और आंख के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? सीधे बैठकर पटिया, स्लेट अथवा कॉपी को आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी रखकर लिखना चाहिए, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बन सकता है क्योंकि वन लाइनर है। कलम पकड़ने का तरीका, तो कलम किस प्रकार से पकड़ते हैं? कलम को उचित ढंग से पकड़ा जाए। कलम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच हो और बीच में 1 इंच ऊपर हो। 1 इंच ऊपर हो जब कलम पकड़ते हैं। बच्चों द्वारा कलम इस प्रकार से पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। यानी जिस प्रकार से जैसे का, खा, गा बनाते हैं तो उसमें जो का होता है उसमें 1 डंडी होता है और 2 गोला होता है। तो इस प्रकार से लिखते वक्त 1 इंच ऊपर रखना चाहिए जिससे जो है अक्षर को जो है अच्छे प्रकार से वर्ड को बना सके। बच्चे द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठा के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कोहनी शरीर की ओर ही रखनी चाहिए। इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है, ठीक है। लिखते समय कलाई घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नवीन पंक्ति आरंभ करना हो। जैसे एक पंक्ति जब समाप्त हो गया, दूसरी पंक्ति अगर लिखना है तो वहाँ पे लेखन को आगे चलाया जाना चाहिए और पीछे हटाना चाहिए। शिरोरेखा क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये जैसे लिखे हम राम, तो ये जो ऊपर लिखते हैं ऊपर ये शिरोरेखा होता है। जैसे शिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाने चाहिए। वो पर शिरोरेखा लगाने पश्चात मात्रा लगानी चाहिए। यानी सबसे पहले शिरोरेखा लगा दें। जैसे यहाँ हो गया आत्मा, ठीक है। उसके बाद में शिरोरेखा लिखे ईमानदार, तो यहाँ पे जैसे ईमानदार हो गया, इस ईमानदारी लिखना है तो बाद में जो है ये मात्रा लगानी चाहिए, यही यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद में अक्षर की सुडौलता। देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का एक विशेष ढंग होता है। जैसे का है तो इस प्रकार से का ना बना दें, का को जो है एक सुडौल की तरह बनाए, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। जब अक्षर उचित तरीके से बनाए जाते हैं तो वे देखने में सुंदर लगते हैं, डोल लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे का वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि का के मध्य की पाई के बाईं ओर का भाग पाई के बीचों बीच और सुंडिका दाहिने और मध्य भाग से निकालकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों ओर की मोटाई बराबर होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे का बनाएं इस प्रकार से, तो दाहिने और बाएं तरफ जो है मोटाई जो है ये बराबर होनी चाहिए।
उसके बाद में सेकंड नंबर में देखते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि इसी प्रकार खा को बनाते समय जो है ध्यान रखना चाहिए, गा बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, घा बनाते समय और अंगा बनाते समय चा और छा बनाते समय जो है इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार समस्त आकृतियों को सही तरीके से लिखने से ही लिपि में सुडौलता आती है। ठीक है, लिपि में सुडौलता आती है। ऊपर और नीचे खाने में मात्राओं के स्थान होता है। उचित दूरी क्या होता है? वर्णों, मात्राओं, शब्दों, पंक्तियों आदि की उचित दूरी लेखन में सौंदर्य लाती है। उचित दूरी जो होती है वो सौंदर्य लाती है। वर्णों की दूरी, वर्ण से वर्ण के मध्य एक पाई, वर्ण के ओढ़ के मध्य एक पाई की दूरी होनी चाहिए, जैसे अब। ठीक है, वर्ण और मात्रा के मध्य में भी एक पाई की दूरी होनी चाहिए, जैसे राम हो गया। उसके बाद में तीसरे नंबर की बात करते हैं। शब्द से शब्द के बीच की दूरी 2 पाई, शब्द से शब्द के बीच की दूरी को 2 पाई के बराबर होनी चाहिए, जैसे राम सीता। 2 वाक्यों के मध्य की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर 4 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए, यथा जैसे राकेश आओ, मोहन आओ। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी इतनी हो कि ऊपर की पंक्ति के वर्ण के नीचे लगी मात्राएं और नीचे की पंक्ति के शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राएं परस्पर नहीं मिले। जैसे यहाँ पे ये दूरी है ना, इतनी दूरी, तो ये जो मात्राएं लगाया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं मात्रा, और यहाँ पे जो मात्रा लगाते हैं ये जो है एकदम सटे हुए नहीं होने चाहिए। विराम चिन्हों की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए, जैसे रुक्मिणी तुम आओ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई के बराबर होना चाहिए। 17 नंबर में देखते हैं। हिंदी शिक्षण में सर्वदृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो सर्वदृश्य सामग्री यानी देखते हैं और उससे आवाज भी आता है, तो इस प्रकार से सावधानी क्या रखनी चाहिए हिंदी शिक्षण जब हम करते हैं। तो हिंदी शिक्षण में सर्वदृश्य साधनों से निम्न लाभ होने चाहिए। क्या क्या, यहाँ पे देख सकते हैं। पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे अंश चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। उसको जो है चित्र से समझाया जा सकता है। देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल चित्र आदि की दृश्य होती है। मॉडल जो होता है, चित्र जो होता है, ये दृश्य होती है। दृष्टांत, लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं और जो बात रुचिकर होती है उसके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्रता ही सीखा जाता है। साहित्य शिक्षण में जब तक अंतर कथाएं को स्पष्ट ना किया जाए तब तक ना तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और ना ही समझ में आता है। सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। जब सर्वदृश्य साधनों का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है कम समय लगता है। इनके द्वारा छात्रों की विचार एवं कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। विचार और कल्पना, इसके द्वारा जो है विचार और कल्पना दोनों का विकास किया जा सकता है। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने के लिए शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखिए। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। कविता की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य छात्रों में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना होता है। अतएव काव्य शिक्षण के अन्य और भी उद्देश्य से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो उचित स्वर एवं प्रवाह के साथ कविता पठन की क्षमता पैदा करना। छात्रों में इतनी क्षमता उत्पन्न करना कि जिससे वह काव्य के सौंदर्य को परख सके तथा किसी भाव प्रधान कविता का रसास्वादन प्राप्त कर सके। रायबर्न महोदय ने इस संबंध में लिखा है कि हमारा उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी भी कवि की अनुभूति को समझे और ग्रहण करे। जो विद्यार्थी होते हैं, अगर जो है कविता शिक्षण होता है, विशिष्ट उद्देश्य उसको हमको जानना है, तो अगर पढ़ रहा है बच्चा तो उसको समझे और उसको ग्रहण करे। अध्यापक का कार्य होता है कि उससे छात्रों की कवि की प्रकृति के प्रेम को समझ सके और उनकी कविता में उनको भी रसानुभूति, जो कविता पढ़ते हैं रसानुभूति हो और प्रकृति के प्रेम को समझ सके। किसी कवि के भाव और शैली से छात्रों को परिचित करना। छात्रों में कविता के भाव समझ सके
की क्षमता उत्पन्न करना तथा अपने शब्दों में कवि के भाव को व्यक्त करने की क्षमता पैदा करना। 5 नंबर है छात्रों की कल्पना शक्ति एवं भाव के समीक्षा कर सकने की शक्तियों का विकास करना। भाई योगेंद्र जीत ने कविता शिक्षण के उद्देश्य के संबंध में लिखा है कि हमारे आसपास के वातावरण में कितने ही रमणीय दृश्य हैं, ठीक है, लोगों को वह रम्य नहीं लगते हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि लोगों के पास रमणीयता का शोधन करने वाली दृष्टि का अभाव है, ठीक है। इसी अभाव के कारण वे कितने ही आनंद को ग्रहण नहीं कर पाते। कविता के अध्यापन का भी यही ध्येय है, वह सौंदर्य बोधक दृष्टि विद्यार्थियों में उत्पन्न की जाए जिससे वह संसार रूपी उद्यान में विहार करते समय अनेक प्रकार के स्थलों का आनंद ले सकें। छात्रों को काव्य शिक्षण के साथ ही रस छंद अलंकार से परिचित कराना चाहिए। छात्रों को काव्य शिक्षण अगर हम करा रहे हैं तो रस छंद और अलंकार से परिचित कराना चाहिए। छात्रों की कविता की अनेकानेक शैलियों से परिचित कराना चाहिए। 19 नंबर क्या दे रहा है कि आंख, अश्व, समुद्र और सूर्य के लिए एक एक समानार्थी शब्दों को लिखना है। तो आंख मीन्स होता है नयन, अश्व मीन्स होता है घोड़ा, समुद्र का सागर होगा और सूर्य का दिनकर होगा। 20 नंबर में देखते हैं अनुलेख एवं श्रुत लेख में क्या अंतर है, समझाइए। अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है, जबकि सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुत लेख कहते हैं। जो सुनकर लिखते हैं, श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, यानी सुनकर लिखना। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है और अन्य छात्र उसे लिखते हैं। रेखा किसे कहते हैं, सो उदाहरण यानी उदाहरण सहित जो है इसको समझाना है। शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। 2 उदाहरण लिखते हुए 2019 और 20 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो शिरोरेखा वर्णों के ऊपर लगाई जाती है। सबसे पहले नंबर ये हमको जानकारी होना चाहिए। 2 पाई के बराबर शब्द से शब्द के बीच दूरी होनी चाहिए 2 पाई, जैसे राम और कृष्ण, ठीक है। 4 पाई की दूरी के बराबर 2 वाक्यों के बीच की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर होनी चाहिए, जैसे राम आओ, सोहन आओ, ठीक है। अब लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है, जब हम लिखकर किसी बात को जो है दूसरे के सामने पेश करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये हमको जानना है। लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी लेखन शिक्षण जो होता है उसके महत्व को जो है स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है 2023 और 2024 में आया हुआ है। तो लेखन शिक्षण का महत्व हम लोग देखते हैं कि लेखन शिक्षण से क्या क्या महत्व होते हैं। तो छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरे आदि का ज्ञान कराया जाता है। लेखन शिक्षण के द्वारा लिपि, शब्द, मुहावरे का ज्ञान कराया जाता है। छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराया जाता है। शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराया जाता है। छात्रों को सुंदर, स्पष्ट, सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करना। छात्रों में विषय अनुसार भाषा शैली और विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना, ठीक है। तार्किक क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना। छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना, जो शब्दकोश होते हैं उसमें वृद्धि करना। 6 नंबर में दिया हुआ कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी क्रिएटिविटी शक्ति का विकास करना। छात्रों में स्वतः लेखन की प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न करना, जो स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति को किसी के सामने पेश करना हो, लेटर के द्वारा या किसी के द्वारा, तो जो है स्वतः लिखने की क्रिया जो है उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए जो है लेखन शैली का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है और उसके द्वारा वो अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने लिख कर। उसके बाद में 23 नंबर है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम लिखिए। तो ऊष्म व्यंजन होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है। ऊष्मा उत्पन्न हो या गर्मी उत्पन्न हो। मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है। जो रगड़ खाने का इन वर्णों को बोलने से जो है मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो दांत के बीच में गर्म हवा बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या जो है 4 होती है। बड़ा सा, पेट फरुआ सा इसे कहते हैं, छोटा सा और रहा, ठीक है।
उसके बाद में 24 नंबर में देखते हैं, विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित समझाइए। तो विलोम चिन्ह क्या होते हैं, तुकांत क्या होता है और समानार्थी क्या होता है, इसके डिफरेंस को बताना है, किस प्रकार से एक दूसरे से डिफर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद में तुकांत देखेंगे और समानार्थी देखेंगे। तो विलोम शब्द जो होता है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जो उल्टा अर्थ देता है। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें जो है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार का हो गया जीत, आय का हो गया व्यय, आजादी का हो गया गुलामी, नवीन का हो गया प्राचीन। ठीक है, जितने भी विलोम शब्द हैं उसका सीट प्रोवाइड हम करा देंगे। तुकांत शब्द, तुकांत शब्द क्या होता है, तुकांत शब्द वह शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं, जिनके अंतिम वर्ण जो होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ये अंतिम वर्णता है और रात बात, इन दोनों शब्दों में रात और बात अंतिम वर्ण जो होता है ताता है। मान और जान, यहाँ पे नाना अंतिम वर्ण समान है। शौर्य, मौर्य, यहाँ भी अंतिम वर्ण समान है। तो वही होगा कि ना वर्ण समान है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि रहन सहन, इन दोनों ही वर्ण में ना वर्ण समान है, अतः यह तुकांत शब्द कहलाते हैं। दूसरों शब्द में कहते हैं कि तो जो शब्द हमें सुनने में एक समान लगते हैं वह शब्द समान तुक वाले शब्द कहे जाते हैं। समानार्थी शब्द क्या होता है, समानार्थी का अर्थ होता है कि समान अर्थ, अर्थात जिसके जो है जिस शब्द के समान और अर्थ होते हैं। ठीक है, शब्द का समान अर्थ वाले दूसरे शब्द उसी के समान कोई दूसरा नाम। सामान्यतः हिंदी में एक ही वस्तु के अनेक समान अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, सूर्य का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिनकर होता है, दिवाकर होता है, रवि हो गया, भास्कर हो गया और भानु हो गया। ये सभी समानार्थी शब्द होते हैं। अब उसके बाद में 25 नंबर देखते हैं, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है। इसके पहले वाले वीडियो में ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको ना कराएं तो फिर भी आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाम से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार से लगता है, जबकि अनुनासिक स्वरों के उदाहरण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, यानी मुख भी और नाक का भी सहायता लेना पड़ता है। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हंसना हो गया, ऊँट हो गया और ऊँट हो गया। अनुनासिक का चिन्ह होता है बिंदु, चांद बिंदु लगाते हैं। अब 26 नंबर देखते हैं कि हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी और भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला, जो वर्ण होते हैं उसका अगर क्रमबद्ध समूह हम लोग बना दें तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अग्रवत 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 में क्या क्या होता है, यहाँ पे 11 स्वर होते हैं, अयोगवाह की संख्या 2 होती है, व्यंजन 33 और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण 2 होते हैं। अब यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, जैसे स्वर हो गया छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ री ए ऐ ओ औ। यहाँ पे अंग हो गया और आ हो गया, इसे अयोगवाह कहते हैं। व्यंजन में यहाँ पे देख सकते हैं का खा गा गा, इस प्रकार से का से लेकर माँ तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। यार अलावा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बड़ा सा, छोटा सा, ये सभी जो है ये उस व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के बाद हवा जो है रगड़ खाते ही है तो ऊष्मा निकलती है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, छात्र, ज्ञा और सरा होता है। द्विगुण व्यंजन में अंगा और ढा होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ ध्वनियां विदेशी भाषाओं से ली गई है, इन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। जो विदेशी भाषा, आगत मतलब आई हुई ध्वनियां, जैसे जा हो गया, फा नहीं पढ़ते, फा अरबी तथा अंग्रेजी भाषा में ग्रहण किए गए हैं, अरबी तथा अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता
इसको जो है ये सभी जो लगाते हैं, यहाँ पे जा के नीचे देख सकते हैं ये नुक्ता का साइन है, इस प्रकार से जैसे फ हो गया, जा हो गया, तो यहाँ पे जो लगाते हैं ये नुक्ता का साइन होता है, ठीक है। अर्धचंद्र ध्वनियां कहते हैं, नुक्ता या अर्धचंद्र ध्वनियां कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो है ये पंचमोड कहलाते हैं। स्वतंत्र स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद बताइए। उच्चारण स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। उच्चारण स्थान और वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, छात्रों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गत से परिचित कराना जरूरी होता है ताकि वह उच्चारण संबंधी भूल न करें। उच्चारण वर्णों का विवरण अग्र प्रकार से दिया गया है। जैसे कंठ, कंठ क्या होता है? कंठ, इसका स्थान कंठ होता है और अंग और आ ये स्वर होता है। कंठ में व्यंजक आते हैं, काखा गाघा आते हैं। तालव्य में हो गया ये तालु हो गया, छोटी ई बड़ी ई, चा छा जा झा या औषा होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मूर्धन्य होते हैं, दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं, अनुनासिक होते हैं और कंठ तालव्य होते हैं। इन सभी को हम बताए हैं कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है और इसका जो है याद करने का भी तरीका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, ठीक है। कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ। उसके बाद में देखते हैं 28 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं ये हमको देखना। तो स्वरों की संख्या 3 प्रकार से होती है, विभाजित किए हैं। जैसे यहाँ पे हो गया ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर उन स्वरों जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं इसकी अपेक्षा जो है अधिक समय लगता है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ, ये सभी जो होते हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। पुलुत स्वर में क्या होता है? पुलुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। जो ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है, इसके जो है जो स्वरों में समय लगता है उसके अलावा उसके सापेक्ष जो है 3 गुना समय पुलुत स्वर में लगता है। किसी को पुकारने, ठीक है, पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम राम, जैसे ओम का जप करते हैं तो इस प्रकार से हम पुलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया बैठते हैं तो क्या करते हैं इस प्रकार से सुबह का टाइम था, हम भी कर लिए ओम का जप, ठीक है। तो इस प्रकार से ओम में जो है पुलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर की बात करते हैं तो वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अधिकतर छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। जो वर्ण ठीक प्रकार नहीं लिख पाते हैं अथवा लिखने में गलती कर देते हैं उनका वर्ण निम्न प्रकार है। जैसे छोटा, बड़ा, ये सभी जो है इनको ध्यान से देखें तो ये समस्त वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं, ठीक है, ये ऊपर से खुले रहते हैं। छात्र इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे था हो गया, था के ऊपर पूरी लकीर खींचने से या ये पूरी लकीर नहीं खींचना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे था हम लिखे इस प्रकार से हम अगर था लिखें तो यहाँ पे पूरी लकीर नहीं खींचना चाहिए बल्कि इतने पर लकीर खींचना चाहिए। अगर हम पूरी लकीर इसमें खींच देते हैं तो या मान लेते हैं। धा के ऊपर पूरी लकीर खींचने से घाव हो जाता है, ठीक है, समान बन जाता है। खा को रव रव लिखा जाता है। जैसे पहले हम क्या करते थे, हमारे पापा एक बार हमको चाटा मारे थे। किस लिए मारे थे? क्योंकि जब हम खा को बनाते थे तो इस प्रकार से रा वा, इसको बोलेंगे क्या ये पढ़ते? अभी भी कुछ बच्चे जो है इसी प्रकार से खा बनाते हैं। तो इसको अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो इसको पढ़ेंगे रा वा, ये रव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खा को हमको इस प्रकार से एक ही
वर्ण में बनाकर रखना है। तो ये आपका खा हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो वहीं यहीं पे कह रहा है कि खा को रव लिखा जाता है जो कि पूर्ण न रहकर शब्द बन जाता है, इसीलिए खा के निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। ये जो निचला हिस्सा रहता है ये एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। घा ऊपर से बंद तथा धा ऊपर से खुला रहना चाहिए। जैसे घा जो होता है इसको हम बंद करते हैं और धा में जो होता है यहाँ पे सिरोरेखा का प्रयोग करना चाहिए। छा को गोलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो छः के अंक जैसा प्रतीत होता है। जैसे 6 इस प्रकार हो गया, अगर हम इस प्रकार से लिख दें तो ये छा हो जाता है। था के ऊपर खुला और या के ऊपर बंद करके लिखना चाहिए, जिससे यहाँ पे था हो गया, इसको खुला रखना चाहिए और या को पूरा बंद करके रखना चाहिए। भा ऊपर से खुला तथा माँ ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। इसी प्रकार न, र, ला, सा, हा को भी ध्यान में लिखना चाहिए। लिखना व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद में स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय होता है, अंतस्थ व्यंजन से क्या अभिप्राय होता है, ये किस प्रकार से भिन्न होते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए जो अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव में बता चुके हैं। संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं या स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं, जब प्राण वायु कंठ तथा मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से, जब प्राण वायु कंठ तथा मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उस ध्वनि को ही व्यंजन कहते हैं। स्वर तो आपको समझ में आ गया है, स्वर को हम बता चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। स्वर क्या होते हैं, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वरों के प्रकार की बात हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें व्यंजन की बात कर रहे हैं। जैसे हो गया का, खा, गा आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जो व्यंजन होते हैं उसका उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या 33 होता है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होता है। अगर यहाँ पे स्वरों की संख्या पूछ ले तो ये बता चुके हैं कितना होता है, ये 11 होता है। व्यंजन प्रमुखता 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के अगर प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है, ठीक है, स्पर्श करते हुए निकलती है। ये 5 वर्णों में होते हैं, वर्णों नहीं ये वर्गों होगा, ठीक है। 5 वर्गों में होते हैं, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। अब ये वर्ग क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कु चु टू तो पो 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग होते हैं। तो अगर का वर्ग, का पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना इस प्रकार, जैसे होता है ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, उसी प्रकार से का 1 का स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए वर्गीय व्यंजन इसे कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी वर्गीय व्यंजन है। अब का खा गा घा अंगा जो होता है ये कंठ या कोमल स्पर्श होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उच्चारण स्थान जो होता है व्यंजनों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, तो आप देख सकते हैं कंठ इसे कोमल स्पर्श कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे चा वर्ग जो होता है इसे तालु या नासिक कहते हैं, इसे तालु या नासिक कहते हैं। और यहाँ पे इतने जो ये चाछा जाझा होते हैं इसको जो है स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ठीक है। और टा ठा डा ढा अड़ा ये मूर्धन्य होते हैं, इसी को जो है वीर वर्ण, कठोर वर्ण, डिंगल वर्ण, ओड वर्ण या राजस्थानी वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ताथा दाधा न ये दंत और नासिक से होता है इसका उच्चारण स्थान। और उसके बाद में पाफा बाभा मा ये ओष्ठ या नासिक होता है, ठीक है। इसी को जो है शिशु वर्ण कहते हैं, आदि वर्ण कहते हैं या प्रारंभिक व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श संघर्षी जो है यहाँ आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी मिला है ये क्वेश्चन, और उसके बाद में अति लघुत्तरीय में भी मिला है, ठीक है। और लघुत्तरीय में यहाँ पे पूरा जो है बिल्कुल प्रकार लिखना है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं।
तो इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 वर्ण आते हैं। कंठ में हो गया आहार नाल, स्वरयंत्र, काकल्य। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है। ठीक है, जैसे का वर्ग हो गया। अब आपको वर्ग के बारे में समझ में आ गया है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, जो जिह्वा जीभ रहती है वह मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल आती है, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग ये जो वर्ड दिया है या, रा, ला, वा, इतना अगर आप लोग बोलते हैं तो जिह्वा जो है मुख से जो है स्पर्श नहीं करती है और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है। जैसे या आप लोग बोल के जो है प्रैक्टिकल बिल्कुल कर सकते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन क्या होता है। इसको जब बोलते हैं तो मुख के रगड़ के द्वारा जो है ये बाहर निकलती है और उससे जो है ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई जब रगड़ खाएगा तो वहां पे घर्षण उत्पन्न होगा और घर्षण के कारण जो है ऊष्मा उत्पन्न होगी, धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया छोटा सा, बड़ा सा, ये पेट भरा हुआ सा इसे कहते हैं हम लोग। जो जब आबा में एलकेजी यूकेजी में थे तो यही कहते थे। हा हो गया, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी पूछता है तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है। 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिलकर जो है संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे का और सा, ये छा हो जाता है। अक्षर जैसे कच्छा हो गया। ता और आ, ये तरा हो जाता है। जा और जा, या, ये ज्ञान हो जाता है। ना इसे कहते हैं। और बड़ा सा और आ, ये शरा हो जाता है। शरम विश्राम। उसके बाद में 32 नंबर में देखते हैं, हिंदी की बर्तनी संबंधी अशुद्धियां बताइए। हिंदी में जो अशुद्धियां होती हैं बर्तनी संबंधी, यानी वर्णों का जब हम अक्षर लिखते हैं तो उसमें किस प्रकार से वाक्य में अशुद्धियां होती है, इसको जो है बताना है। लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। जब लेखन शिक्षण मतलब जब लिखते हैं तो उसमें किस प्रकार से त्रुटियां आती है, जो गलत होता है वर्ण शब्द। ठीक है, तो उसी को जो है बताना है। तो हिंदी भाषा की बर्तनी, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी भाषा की बर्तनी अगर देखें तो अशुद्धियां एवं निवारण। अशुद्धियां जो होती है हिंदी भाषा, हिंदी शिक्षण में, लेखन शिक्षण में, उसका निवारण किस प्रकार से करते हैं। तो शुद्ध लेखन का अभिप्राय लेखन संबंधी अशुद्धियां ना करने से होता है। तो शुद्ध लेखन जो शुद्ध लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें हम अशुद्धियां नहीं करते हैं। तो इसके लिए 3 बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। वह 3 बातें कौन कौन सी होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अशुद्धियों के प्रकार। अशुद्धियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। बर्तनी संबंधी अशुद्धियां कई तरह की हो सकती है, उनमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को ठीक तरह नहीं समझते हैं और वह प्रायः एक स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से पूरे शब्द का अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है। जैसे जो है वर्ड से संबंधित जो होते हैं उससे संबंधित जो अशुद्धियां होती है, जैसे यहाँ पे है बड़ा सा लिखना था। ठीक है, सर और सर, ये दोनों जो है अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, लेकिन पूरे वर्ड कुछ में कुछ लिखकर बालक जो अशुद्धियां करते हैं उन्हें भी कई रूपों में देखा जा सकता है। जैसे बा को वा की अशुद्धियां, जहाँ पे बा लिखना होता है वहां वा लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पे छा लिखना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जहाँ पे डा लिखना होता है वहां पे अंगा लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से सब अशुद्धियां होती है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो है इस प्रकार से अशुद्धियां होती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 33 नंबर की बात करते हैं। तो 33 नंबर में क्या दिया हुआ है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे ये
जो अलग अलग चिन्ह होते हैं, इसको जो है प्रीवियस वीडियो में बताएं किस प्रकार से किसका साइन होता है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग जो है भाव को प्रकट करने के लिए, जो अंदर भाव होती है उसे जो है भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे भय, भय मीन्स होता है डर, शोक हो गया, घृणा हो गया, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, यह क्या हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया। अब उसके बाद में समानार्थी शब्द देखते हैं। इसका जो है सीट हम जो है टेलीग्राम पर जो है उपलब्ध करा दिए हैं। किसका किसका, जैसे हो गया विलोम शब्द का, पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, उसके बाद में समानार्थक शब्द हो गया। ये सभी जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी का सीट जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को नोट्स हैंड राइटिंग नोट जो है आपको प्राप्त हो गया है। तो वहाँ पे जो है आप लोग जो है देख सकते हैं। बिल्कुल वही है जो एग्जाम में अभी तक आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट सब है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु का एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का क्या होता है, अग्नि मीन्स होता है आग, ठीक है, समान अर्थ लिखना है तो अग्नि मीन्स होता है आग। अमृत मीन्स होता है पीयूष, गंगा मीन्स होता है सुरसरी, गुरु मीन्स होता है अध्यापक, ठीक है। तो रा वर्ण कितने प्रकार के से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो रा वर्ण होता है उसको कितने प्रकार से, तो इसको जो है दो प्रकार से लिखते हैं। जैसे पुनर्जन्म, ये इसी को कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको चुरकियावारा कहते हैं। उसके बाद में गर पर हड़ हो गया, ये गरहड़, इस प्रकार से जो रा बनता है इसको भी रा कहते हैं। अब 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर में क्या दिया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करिए। तो ये सघोष व्यंजन, सघोष, अघोष, ये सभी जो है हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अल्पप्राण हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, इसके बारे में हम बिल्कुल जो है विस्तार से प्रीवियस वीडियो में हिंदी के बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये सघोष व्यंजन होता है। सघोष व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता है जब तक जिह्वा उस स्थान तक पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पूर्ण सघोष और अपूर्ण सघोष। तो इसमें अगर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सभी जो है ये सभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं इसमें क्या क्या आता है। जैसे सघोष में यहाँ आप देख सकते हैं, सघोष में क्या आएगा, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। सघोष जो होता है इसमें जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, वर्गीय व्यंजन, उसमें तीसरा, चौथा वर्ग और पांचवा, ये सभी जो है ये सघोष में आते हैं, ठीक है। जैसे हो गया गा, घा, अंगा, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर है, ये पांचवें पर है। तो 345 यहाँ पे याद कर सकते हैं। और इसमें सभी जो है स्वर आते हैं और द्विगुण व्यंजन आते हैं और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यारा, लावा, ये सभी आते हैं, ठीक है। और अल्पप्राण में यहाँ पे देख सकते हैं 1, 3, 5, महाप्राण में 2, 4 और अघोष में 1, 2, ये सभी जो है हम आप लोगों को बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं रहता है या घोष उच्चारण के आदि, मध्य तथा अंत भाग में होता है, ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों को निम्नलिखित भेद होते हैं, कौन कौन से, दंतोष्ठ हो गया, दंत्योष्ठ हो गया, उसके बाद में दंत हो गया, दंत हो गया, कंठ हो गया, उसके बाद में यहाँ पे तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, जीवा मूल्य हो गया। उसके बाद में कहा वहां पे क्या था, अघोष, ये अघोष हो गया। वहां पे सघोष था तो यहाँ पे अघोष हो गया। अघोष में क्या होता है, अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वायु को निकलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक है, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। अब इसमें जो है अघोष और सघोष तो समझ में आ गया। उसके बाद में हम जो है उच्चारण स्थान जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जो है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं सभी, तो रिपीट करना जो कोई
आवश्यकता नहीं है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट हमने बनाया हुआ है। जैसे इसको याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग इसको बता देते हैं, और ये जो सीट है इसको जो है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का ये तरीका है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, ठीक है। किस प्रकार से याद होता है इसको यहाँ पे हम बिल्कुल विस्तार से जो है एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान विभिन्न वर्णों का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। कंठ जो होता है ये जो जहाँ से बोला जाता है उसे कहते हैं, और अकुह ये छोटा, जैसे हो गया यहाँ पे आ को, तो आ मीन्स हो गया ये छोटा आ, और इसमें आएगा बड़ा आ, ठीक है। उसके बाद में कु मीन्स होता है ये का वर्ग होगा, का वर्ग में, और उसके बाद में हा वर्ग जो होता है, और फिर यहाँ पे लिखा है विसर्जनीय नाम कंठा। विसर्ज में विसर्ग आएगा प्लस विसर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किससे बोला जाएगा, ये कंठ काकल्य इसे कहते हैं, ठीक है। शुद्ध काकल्य ध्वनि कहा जाता है हा को। अब यहाँ पे दूसरा नंबर की अगर बात करें तो इचु यसा नाम तालु। तो इचु यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा है इचु यसा नाम तालु, ठीक है। तो ये तालु से बोला जाता है, तालु या तालव्य से बोला। इचू मीन्स हो गया यहाँ पे छोटी ई हो गया, उसके बाद में बड़ी ई हो गया। ये किस प्रकार से याद करते हैं ये बता देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक बता देते हैं और सब याद कर लीजिएगा आप लोग। इचू इसमें आएगा चा वर्ग आएगा, या मीन्स होगा या रहेगा यहाँ पे, और बड़ा सा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इतना वर्ण हो गया तो कितना हुआ, ये एक हो गया, दो हो गया, ये चा वर्ग होगा तो पांच आएगा, पांच इसमें पांच आएगा, एक एक, और ये एक हो गया, ये एक हो गया, कितना आया, एक दो तीन चार पाँच चार नौ। तो इसमें इचु यसा नाम में कितने वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, ये नौ होगा, ठीक है। तो ये तालु से कितने बोले जाते हैं, नौ बोले जाते हैं, तालु या तालव्य से कहते हैं। अब इसी प्रकार से ये ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसमें री हो गया, री और बड़ी, जैसे यहाँ पे होता था छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी, तो छोटा री और बड़ा री, ठीक है। छोटा कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और अगर बड़ा बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये बड़ा री कहते हैं। यहाँ पे ऋतु टा वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ऋतु रसा नाम, तो रा हो गया और ये सा हो गया। इसे मूर्धा से जो है हम उच्चारण करते हैं। लितु लसा नाम दंता, लितु ये ली हो गया, ठीक है। ला के नीचे इस प्रकार से लिखते हैं लिटू लसा नाम दंता। ये ता वर्ग हो गया, ला हो गया और छोटा सा हो गया। इसको जो है दंत के द्वारा बोला जाता है। उप उप उपध्यनीय नाम ओष्ठा, ये ओष्ठ से बोला जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा वर्ग हो गया, ठीक है। उपध्यनीय नाम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये ओष्ठ से बोला जाता है। वकार दंतोष्ठा, इसे हुआ हो गया यहाँ पे। और एतेदो कंठ तालु, यहाँ पे जो हम बताए थे ये केटी और केवो, ये सभी वीडियो में बता चुके हैं। केटी केवो मीन्स होता है ओ और औ होता है, और केटी मीन्स होता है ए और ऐ। अब यहाँ पे केटी और केवो क्या है, ये कंठ है, कंठ वो मीन्स ओष्ठ। ये सब याद करने का तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग यहाँ पे हमने समझाया, आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे ये तालव्य मूर्धन्य ये सभी जो है आप सभी लोगों को बता दिए हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। अब विपरीतार्थक तथा विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो विलोम होते हैं वो उल्टे होते हैं, ठीक है। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं, उसी को जो है विलोम शब्द कहते हैं। अब विलोम शब्द की बात करें तो इसका जो है हैंड राइटिंग नोट्स कहाँ पे आपको टेलीग्राम पे प्राप्त होगा, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो दिया हुआ है। कायर का वीर होगा, ठीक है। अमृत, अमृत का होगा विष। रात का दिन होगा। गिरड़ा का प्रेम होगा। किसी से गिरड़ा करना और किसी से प्रेम करना, ये अपोजिट होते हैं। आदि मीन शुरुआत और अंत। रक्षक, रक्षक का भक्षक होगा। जय का पराजय होगा। आरंभ का अंत होगा, स्टार्टिंग और एंड। समीप का दूर होगा। दाएं का बाएं होगा। अमीर का गरीब होगा। सेवक का स्वामी होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अंधकार, अंधकार मीन्स अंधेरा, प्रकाश मीन्स प्रकाशवान। यश का अपयश होगा। गर्मी का सर्दी हो गया। अपना का पराया, जैसे कोई वस्तु अपना है और पराया मतलब दूसरे का है। राजा का रंग होता है। चतुर का मूर्ख हो गया। और अनुकूल का प्रतिकूल। अनुकूल जो हमारे अनुकूल हो, हमारे पक्ष में हो, लेकिन जब प्रतिकूल हो जाता है तो हमारे विपक्ष में जो खड़ा रहता है उसको सहायता मिलती है। विष का अमृत हो जाएगा। जड़, जड़ का चेतन हो जाएगा। उपकार का अपकार। सार्थक का निरर्थक और देना का लेना, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है। धर्म का अधर्म हो जाएगा। आय का व्यय हो जाएगा, कितना आय है और कितना व्यय मीन्स खर्चा। बुरा का भला हो जाएगा। दुर्लभ का सुलभ हो जाएगा। उचित का अनुचित हो जाएगा। हार का जीत हो जाएगा। पंडित का मूर्ख हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने जो है विपरीत विलोम शब्द दिए हुए हैं उतना आप लोगों को याद होगा। इससे जो है कठिन कठिन और जो एग्जाम में आने लायक है उसका जो है हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्राप्त हो चुका है। आलसी का परिश्रमी होगा। स्वतंत्र का परतंत्र होगा। धनी का निर्धन होगा। ऊंट का नीच होगा, ठीक है। और ऊंच का नीच होगा, सॉरी ऊंट बोल दिए। हर्ष का जो है शोक होता है। पाप का पुण्य होता है। एकता का अनेकता होता है। अब उसके बाद में 38 नंबर देखते हैं। शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। जो शब्द का महत्व होता है तो शब्द भाषा रूपी भवन ईंट है तो ईंटों का काम करता है। जो शब्द होते हैं वो ईंटों का काम करता है। जिस प्रकार से हम कोई भवन का निर्माण कराते हैं तो उसमें जो ईंट लगते हैं, ईंट लग लग कर जो नींव बनता है और जो है छत की ढलाई होती है और घर हो जाता है, यानी भवन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ये वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, ये वाक्य का निर्माण करते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण के प्रकार, जो शब्दों के वर्गीकरण हम लोग करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, इतिहास या स्रोत के आधार पे, रचना के आधार पे, व्याकरणिक प्रकार के आधार पे, ठीक है। तो इन सभी का जो है विस्तार से वर्णन कब हम जब लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे या यूपी टेट या सी टेट पढ़ेंगे तो वहां पे जो है इन सभी का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। उसके बाद में अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एकार्थी शब्द होते हैं जिसका एक ही अर्थ निकलता है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद में अनेकार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द होते हैं। विपरीतार्थक तथा विलोम शब्द होते हैं। 40 नंबर देखते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं असुर हो गया। असुर का जैसे देखिए, असुर का दानव हो गया, धनुज हो गया, दैत्य हो गया, निशाचर हो गया और राक्षस हो गया, ये असुर का होता है। अमृत का हो गया, अमृत मीन्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं अमृत का पीयूष हो गया, सुधा हो गया, सोम हो गया। आकाश का अंबर होगा, गगन होगा, नभ होगा, व्योम हो गया, आसमान, ठीक है। अश्व मीन्स होता है, अंशु मीन्स घोड़ा होता है। घोड़ा हो गया, हय हो गया, तुरंग हो गया या घोटक हो गया। आनंद हो गया, आनंद मीन्स होता है हर्ष, हर्ष उल्लास खुशी या प्रसन्नता। इच्छा का क्या होता है। कामना, इच्छा मीन्स होता है कामना, किसी को चाहना। तो मनोरथ, कामना, चाह, आकांक्षा। ईश्वर का क्या होगा। ईश्वर मीन्स होता है प्रभु या परमात्मा, भगवान, ईश या परमेश्वर। इंद्र का देखिए, इंद्र का महेंद्र होगा, सुरपति होगा, सुरेश होगा, देवराज होगा, देव के राज, देवेश होगा, देवेंद्र होगा। गंगा, गंगा का क्या होता है। जाह्नवी, देव नदी, सुरसरी,
त्रिपथगा सुर नदी। ठीक है। चतुर का देखते हैं। चतुर का दिया हुआ है निपुण, दक्ष या कुशल। यहाँ पे चंद्रमा का क्या है? शशि, चंद्र, राकेश, चांद, मयंक, इंदु। जल का हो गया, जैसे पानी हो गया, नीर हो गया, वायु हो गया, सलिल, ये जल का होता है। पृथ्वी का अगर देखें तो पृथ्वी में दिया हुआ है धरा, वसुधा, मही, भूमि या धरती। उसके बाद में सूर्य का दिया हुआ है। यहाँ पे सूर्य का दिया हुआ है भानु, रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। सिंह का वनराज, केहरी, पंचानन या मृगराज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बर्तनी की अशुद्धियां सुधारने के उपाय लिखिए। जो बर्तनी अशुद्धियां हो जाती है लिखने में, उसको सुधारने के जो अलग अलग उपाय होते हैं उसको यहाँ पे लिखना है हमको। तो छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना, छात्रों से जो उच्चारण कराते हैं उसका जो है शुद्ध उच्चारण कराना। उसके बाद में कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण कराना, कक्षा में जो है शिक्षक जो उच्चारण कराता है उसका जो है शुद्ध उच्चारण कराना। उसके बाद में कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में जो भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चे उसको जो है खड़ी भाषा का प्रयोग करना। उसके बाद में है सुलेख का अभ्यास कराना। सुलेख, सुलेख मीन्स होता है सुंदर लेख, सुंदर लेख। अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवाकर अभ्यास कराना। जो अशुद्ध शब्द बच्चे लिखते हैं उसको जो है अनेक बार लिखवाकर जो है उसका अभ्यास कराना। समान उच्चारण वाले अक्षरों में अंतर लिखने, जिन शब्दों का उच्चारण जो है समान होता है उसमें जो है अंतर उनको समझाना। मुद्रण की अशुद्धियों को अशुद्धियों का संशोधन। व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना। जो व्यवहारिक नियम होते हैं दैनिक जीवन में उसका जो है उनको ज्ञान कराना। उसके बाद में श्यामपट्ट पर लिखकर सुधार करना। जहाँ पे अशुद्धियाँ हो रही है उसको श्यामपट्ट पर उन लोगों को बताना बच्चों को। श्रुत लेख लिखवाना। श्रुत लेख मीन्स इमला, इमला लिखवाना यानी सुनकर लिखना। लिखते समय सावधान रहना। अगर हम लिखते हैं तो उस समय जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। फिर है शब्दकोश का प्रयोग कराया जाए। शब्दकोश डिक्शनरी का प्रयोग कराया जाए। शारीरिक दोष का निवारण किया जाए जो शरीर में दोष होते हैं। शब्द लेख का खेल खिलाना। जो शब्दों का खेल होता है उसको जो है खिलाना। वाचन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। वाचन की प्रक्रिया क्या होता है? वाचन वह प्रक्रिया होता है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ के साथ साथ चलते हैं, यानी ध्वनि और उसका अर्थ जो है साथ साथ चलता है। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। जीवन में वाचन का महत्व अधिक होता है, इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। मॉन्टेसरी विधि को समझाइए। मॉन्टेसरी विधि क्या होती है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि क्या होती है? ठीक है, ये 43 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है लिखने से संबंधित जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर में सर्वप्रथम बच्चों को लेखनी पकड़वाने। जो लेखनी पकड़ने किस प्रकार से पकड़कर लिखना चाहिए इसका अभ्यास कराया जाना चाहिए। यह अभ्यासकार कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही करवाना चाहिए। ठीक है, कागज या पट्टी पर जो है रेखा गणित की विभिन्न जो आकृतियां होती है उसको लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर करना चाहिए। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने हेतु रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाना चाहिए। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। 3 नंबर की बात करते हैं तो धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वह अक्षरों की ध्वनि एवं साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वह स्वतः लिखना आरंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में क्या दिया हुआ है? लिखने में बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी क्या होनी चाहिए? तो लिखने में बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी 1 फीट होनी चाहिए। इसका आंसर हो गया। अगर अति लघु उत्तरीय में पूछे तो अच्छे आसन का लिखावट पर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छे ठीक प्रकार से हम बैठ कर
लिखते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ भी लिखवाना शुरू कराने के पूर्व शिक्षकों को बच्चों को आसन पर ध्यान देना चाहिए। लिखने के लिए रीड डेस्क का प्रयोग करना चाहिए। शरीर जहां तक हो सके संतुलित रखा जाए। जांघें कुर्सी पर सीधी रखनी चाहिए। निचला भाग पैर का लंब रूप में रखे रहें। पैर का तलवा फर्श पर टिका हुआ हो। दाएं हाथ से लिखना चाहिए। जो लिखना चाहिए वो दाएं हाथ से लिखना चाहिए तथा बाएं हाथ से कागज संभाला जाए। बाएं हाथ से क्या करना चाहिए? कागज को संभालना चाहिए। कापी और आंखों की दूरी कम से कम 1 फीट की होनी चाहिए। बच्चे मेज पर झुककर ना लिखें, अर्थात शिक्षकों को बच्चों को बैठने के ढंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उच्चारण के सुधार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? यानी उच्चारण जब हम करते हैं तो उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं, इसकी विधियां जो अलग अलग होती हैं इसको बताना है। उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। शुद्ध उच्चारण कैसा हो इसका उल्लेख कीजिए। पाणिनि व याज्ञवल्क्य ने शिक्षा में शुद्ध उच्चारण के बारे में लिखा है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान् दृष्टभ्यम नापीड़ेत भीता पतन भेदाभ्यः तद्दर्भणान् प्रयोजयेति। ये पाणिनीय शिक्षा में जो है ये लिखा गया है। जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को मुंह में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चों को ना तो दांत लगे, कहीं दांत ना चुभे, ना ही वह गिर पड़े, इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय देखना है कि ना तो वह दबे रहें और ना एकाएक बाहर निकले। ठीक है। उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? ध्वनि व्यवस्था। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक होता है। किस ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होगा ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो बल। जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे जो है बल कहते हैं। जैसे हो गया अक्षर या वर्ण द्वारा। शब्द बल हो, वाक्य बल। तो शब्द बल में अगर देखें तो हरी घर जाता है, और वाक्य में देखें तो हरी घर जा सकता है। उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल ना देने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर किसी उच्चारण हम करते हैं जहाँ पे बल देना है, अगर वहां पे बल नहीं देते हैं तो उसका अर्थ का जो है अनर्थ हो जाता है। अब यहाँ पे लय क्या होता है? जब अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के बीच समान समय देने की लय कहते हैं। ठीक है, समान समय देने को लय कहते हैं। स्वराघात क्या होता है? उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। गति क्या होती है? गति का अर्थ होता है कि शब्द समूहों के बीच में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से होता है। ठीक है, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जब वाक्य को बोलते हैं, और उसमें जो है रुकावट किसी प्रकार का उत्पन्न नहीं होना चाहिए। विराम क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। लंबे लंबे वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए यथा स्थान पर रोकते हुए पढ़ना, तो इसे विराम कहते हैं। 46 नंबर क्या होता है? पठन का क्या अर्थ होता है? आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। आरंभिक यानी शुरू में जब हम पढ़ते हैं तो आरंभिक स्तर में पठन की शिक्षण की जो विशेषताएं होती है उसको लिखना है। वाचन का क्या अर्थ होता है? वाचन किसे कहते हैं? उनके कितने प्रकार होते हैं? 2023 में आया हुआ है। वाचन के प्रकार बताना है। ठीक है, तो वाचन का अर्थ सबसे पहले देख लेते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक मौखिक होता है तो दूसरा जो है लिखित होता है। मौखिक भाषा को बोला जाता है किंतु लिखित भाषा को वाचन पढ़ना ही होता है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के पर्याय पठन तथा वाचन भी है। ल्यूइस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि लिपि प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण एवं उसका पूर्वा पर संबंध जोड़ते हुए पूर्ण आशय समझ लेने का नाम पढ़ना, वाचना या पठन और वाचन है। अब हम लोग देखते हैं वाचन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो बालकों में ऐसी क्षमता पैदा करना कि वह पाठ पढ़कर उनके भाव ठीक ठीक प्रकार से समझ सके। अगर कोई वाचन में ऐसी क्षमता का विकास करना जो है, अगर वह कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उस पाठ को पढ़कर जो है उस पाठ का भाव जो है ठीक ठीक प्रकार से समझ सके।
वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए, यानी वाचन द्वारा छात्रों को जो शब्द होते हैं उसका उच्चारण का शुद्ध अभ्यास कराना चाहिए। पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव एवं विराम आदि का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, पढ़ते समय। उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं, तो आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सके, उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न होनी चाहिए। अगर कोई आत्मसात कर रहा है बालक किसी भी प्रकार का ज्ञान, तो उसको जो है उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वह उसी ज्ञान को दूसरों को उसी भाषा में समझा सके। वाचन के प्रकार देते हैं। वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं? शास्वर वाचन, शास्वर वाचन और मौन वाचन। शास्वर वाचन में क्या होता है? स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आदर्श वाचन एक होता है, एक अनुकरण वाचन होता है। तो दूसरा नंबर देखते हैं हम मौन वाचन। मौन वाचन में क्या होता है कि लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन में ओष्ठ नहीं हिलते। जड़ महोदय का कथन है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में बालक जब मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो सस्वर वाचन का अधिक प्रयोग छोड़ देता है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषाई क्षमता दक्षता पर अधिकार का सूचक है। अब यहाँ पे सस्वर वाचन की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। तो उत्तम सस्वर वाचन के गुण क्या क्या होते हैं? ध्वनियों का ज्ञान, तो बालक को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए तथा समान ध्वनियों के भेद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। जो समान ध्वनि होता है उसमें भेद करने का सामर्थ्य होना चाहिए। उच्चारण की शुद्धता, उत्तम सस्वर वाचन में शुद्धता का विशेष महत्व होता है, अतः प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप में करना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धता कई कारणों से आ जाती है। उदाहरण: क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, अज्ञानतावश गलत अभ्यास, अध्यापक का अशुद्ध उच्चारण, उच्चारण स्थलों में दोष आदि। अतः परीक्षण के माध्यम से कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। विराम चिन्ह क्या होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। जैसे हो गया रोको मत जाने दो, वाक्य में स्थान पर विराम करके पढ़े तो एक अर्थ होगा और मत के बाद विराम करके पढ़ने पर दूसरा अर्थ होता है, ठीक है। तो विराम शब्द का प्रयोग जहाँ पे करना चाहिए वहीं पर करना चाहिए, अतः विराम चिन्ह अर्थ बदल देता है, ठीक है। अस्पष्टता क्या होती है? वाचन अस्पष्ट होना चाहिए, जो हम बोलते हैं वो अस्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल। इसके लिए स्वर पर नियंत्रण आवश्यक है। इतनी जोर से पढ़ना चाहिए कि समस्त श्रोता सुन ले। शब्दों के समूहों को एक श्वास में पढ़ते समय उनमें अर्थ की संगति का ध्यान रखा जाए। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण पृथक रूप से ही किया जाना चाहिए, यानी सभी जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण जो है अलग अलग करना चाहिए। उपयुक्त बलाघात, बलाघात क्या होती है? जिस पर हम बल देते हैं। बल शक्ति की वह मात्रा है जिसके द्वारा कोई वर्ण अथवा शब्द उच्चारित किया जाता है। वाचन में इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि किस शब्द पर कितना बल देना है, क्योंकि बल की मात्रा के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यथा: हे प्रभु, मुझे एक शीलवान पुत्र दीजिए। इस वाक्य में यदि पुत्र पर बल देते हैं तो इसका अर्थ होगा पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं, ठीक है। अगर मुझे एक शीलवान पुत्र चाहिए तो यहाँ पे पुत्र चाहिए, यानी मुझे पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। यदि शीलवान पर बल देकर पढ़ेंगे तो उसका तात्पर्य होगा शीलवान ही चाहिए, शील रहित कदापि नहीं। यदि उपयुक्त वाक्यों में इन शब्दों पर बल नहीं दिया जाएगा तो उसका तात्पर्य होगा पुत्री भी चलेगी, शीलवान हित भी चलेगा। अतः साधारण रूप में कहने एवं बलाघात करते हुए कहने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, इसीलिए यथास्थान उपयुक्त बलाघात करना चाहिए। प्रवाह क्या होता है? वाचन में प्रवाह को दृष्टिगत रखा जाए। गति पर नियंत्रण आवश्यक है, ना तो बहुत अधिक द्रुम गति से पढ़ना चाहिए यानी बहुत तेजी से पढ़ना चाहिए स्पीड में, ना तो रुक रुक कर धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। अर्थ की प्रतीति, सुंदर वाचन वह वाचन होता है जो पढ़ते समय अर्थों शब्दों का अर्थ ग्रहण करता चलता है।
यदि गति, लय, उच्चारण, विराम आदि का ध्यान रखकर वाचन किया जा रहा है तो अर्थ की प्रतीति स्वाभाविक रूप से होती चलेगी। स्वर में रसात्मकता अच्छा वाचन कर से ढंग से नहीं पड़ता है, न ही उसमें रूखापन रहता है, वरन आसान ढंग से मधुरता के साथ शब्दों का उच्चारण करता है। करुण रस की प्रधानता होने पर ओज नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद में वाचन की मुद्रा। वाचन करते समय अच्छा वाचक अनावश्यक ढंग से हाथ नहीं पटकता, मेज नहीं पीटता, अंगुलियों को नहीं नचाता, पैर से तलवा नहीं बजाता, पुस्तक को विकृति ढंग से नहीं पकड़ता, न झुककर पकड़ता एवं न अकड़कर पकड़ता है। ठीक है। तो ये वाचन की मुद्रा हो गया। अब रुचि हम देखते हैं तो अच्छा वाचक पढ़ने में रुचि रखता है, उसे वाचन में आनंद आता है, उसकी रुचि देखकर श्रोता भी आनंद लेता है। यानी अच्छा जो वाचन होता है, अगर उसको रुचि है तो रुचि के साथ वह पढ़ता है और जो श्रोता होता है उसका भी आनंद लेता है। वाचन में उसे ना तो ऊब आती है और ना ही इसे वह व्यर्थ का काम समझकर करता है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देवनागरी लिपि क्या होता है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी की लिपि की बात करें तो इसकी लिपि देवनागरी होती है। इसका विकास, देवनागरी का विकास कहाँ से हुआ है? ये ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नवीन ध्वनियों और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं। ठीक है। समय के अनुसार जो है नवीन ध्वनि और उनके लिए नए नए चिन्ह जो है बना लिए हैं। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला तथा लिपि विश्व की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता तथा व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती है। संस्कृत, हिंदी, मराठा तथा नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती है। बंगला एवं गुजराती लिपियां इसके काफी मिलती जुलती है, जैसे गुरुमुखी हो गया, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी लिपि से ही विकसित हुई है। 49 नंबर की बात करते हैं तो अक्षरिक लिपि से आप क्या समझते हैं? अक्षरिक लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वर्णों के माध्यम से नहीं। तो इसको जो है अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वर्णों के माध्यम से नहीं। इसमें व्यंजनों के लिए दो ध्वनियां प्रयुक्त होती है। व्यंजन के लिए दो ध्वनि प्रयुक्त होती है। जैसे का हो गया, का को किस प्रकार से लिखते हैं? का हलंत लगाकर जो है आ लिख देते हैं, तो दो ध्वनियां हो गई। इस लिपि की वैज्ञानिकता में यह एक दोष कहा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में 50 नंबर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 50 नंबर क्या दिया हुआ है कि विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? प्रमुख विराम चिन्हों का नाम उल्लेख कीजिए। विराम चिन्ह का क्या पर्याय होता है? विराम चिन्ह के प्रकार लिखिए। पूर्ण विराम एवं अल्प विराम में अंतर बताइए। अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे स्पष्ट भाषा में हम ये देख सकते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है। हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और विराम चिन्हों का उदाहरण बताना है, विराम चिन्हों का साइन बताना है, चिन्ह बताना है क्या क्या होते हैं और इसका कब कहाँ प्रयोग करते हैं। 2018 में क्वेश्चन, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। ठीक है। अगर बिना रुके हम अपनी बातों को कहते हैं तो सुनने वाले भी समझ में कुछ और ही आता है। ठीक है। समझ में कुछ आएगा नहीं। कई बार भाव का रूप ही बदल जाता है। जो भाव होता है उसका जो है रूप बदल जाता है अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भाव में अस्पष्टता आती है बल्कि उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं कोई विराम नहीं है, जिससे उसमें उसके दो अर्थ व्यक्त होते हैं। पहला की बात करें तो रोको मत जाने दो और दूसरा है रोको मत।
जाने दो। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते ही हैं, भाषा को सुंदर एवं प्रभावशाली बनाते हैं। परिभाषा क्या होती है? वाक्य बोलते अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं इसको देखना है। पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रसन्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया, भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून लागू हुआ था, तो यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किए और यहाँ पे पूर्ण विराम। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर की बात करें, अल्प विराम क्या होता है? ये अल्प विराम है। लिखते समय अथवा बोलते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह का प्रयोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करते हैं। जैसे हो गया, शब्दों को पृथक करने के लिए, जैसे शेखर, राखी, नेहा और मोहन बगीचे में खेल रहे थे। सब्जी वाला आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन आदि बेच रहा था। ठीक है। संबोधन के पश्चात जब संबोधन देते हैं, भाइयों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मोहन तुम इधर आओ। दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए रवि विद्यालय से आकर शहर चला गया, तो रवि विद्यालय से आकर यहाँ पे एक वाक्यांश हो गया, वाक्यों का अंश, और शहर चला गया दूसरा है। किसी कथन को स्पष्ट करने हेतु की के स्थान पर, जैसे हो गया, शिक्षक ने बताया धरती गोल है। शिक्षक ने बताया कि धरती गोल है। पिता ने पूछा अब तक कहाँ थे। अर्धविराम क्या होता है? सामान्यतः अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़कर जब एक उपवाक्य खत्म हो जाता है तब दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है, स्वतंत्रता आंदोलन से संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। भला स्वतंत्रता कौन नहीं करना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह में इसको जो है प्रश्न पूछने के वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे बस कब छूटेगी। ठीक है, कब छूटेगी। तुम्हारे हाथ में क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक साइन ये होता है भाव को प्रकट करने हेतु, जैसे इसका प्रयोग जो है भाव को प्रकट करने हेतु किया जाता है। जैसे हो गया, भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय, यह क्या हो गया? अरे तुम कब आए? छी, तुम तो बहुत गंदे इंसान हो। वाह, कितना सुंदर चिड़ियाघर है। तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग इस प्रकार के भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह की बात करें तो शब्द युग्मों एवं तुलना करने वाले शब्दों के साथ साथ यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया, रात और दिन, आज और कल, सुख और दुख, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह, यह चिन्ह दो प्रकार का होता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसमें एक होता है। ठीक है, और यह डबल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यह दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसका के अंतर्गत आए शब्द विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम लिखने हेतु किया जाता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है। ठीक है। शिक्षक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने हेतु कहा। दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है? यहाँ पे दो प्रकार के देखिए, यहाँ पे साइन का प्रयोग किया गया है। किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसे लिखने हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, अहिंसा परमो धर्म, तो इसको जो है उसी प्रकार से ये डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पिताजी ने शीतला से कहा, बेटा हमेशा समय का पालन करना, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पिताजी ने शीतला से कहा है। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। जहाँ पे संक्षेप लिखना होता है वहां पे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट में लिख दिया। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर को इस प्रकार लिख देते हैं, वहां पे पता चलता है। प्राइवेट लिमिटेड हो गया तो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। टीवी हो गया तो टीवी हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न
लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का ये द एंड हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का वीडियो आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। और अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहें तो डेली जो है 6 AM तक आप लोग डेली लाइव क्लास देख सकते हैं। और इसका PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। PDF और प्लस नोट्स जो हैंड राइटिंग नोट होता है उसको प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा और सब्जेक्ट का आप लोग जो है अगर वीडियो देखना चाहें तो आप क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का जो है पेपर नंबर 1, उसके बाद में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो सीधे वीडियो पर पहुंच जाएंगे प्लेलिस्ट पर। तो एक किनारे से आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं और तैयारी जो है बिल्कुल आप लोग अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए। इसमें ये अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग दे लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज सेकेंड सेमेस्टर कराएंगे। और जब एग्जाम आएगा तो 2 महीने